तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेनोसु काइगाकू को कैसे मार देता है और उसके ठीक बाद फाइट होती है अकाजा वर्सेस तानजीरो एंड युकी, जो कि सबसे बेस्ट फाइट होने वाली है, जिसको आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जब मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स इन्फिनिटी कैसल आर्क में आ जाते हैं और जो पहला हाशिरा होता है जो कि शिनोबु, वो मिलती है अपर मून टू डोमा से और उसकी फाइट होती है उस बीच में। मैंने उस फाइट को ऑलरेडी कवर करके रखा है अपनी फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैंने कवर किया था कि काइगाकू वर्सेस ज़ेनोसु की फाइट को, जो कि काफी मस्त फाइट थी, और उसके ठीक बाद फाइट स्टार्ट होती है अकाजा वर्सेस तानजीरो एंड युकी, जो कि इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है पार्ट 3 इन्फिनिटी कैसल आर्क का, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देख के आओ, क्योंकि अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये पार्ट 3 आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बहुत हो गया इंट्रो वगैरह, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो में जिस एनिमी की भी लेके आओ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो का मजा उठा सको। लेट्स गेट द बेस्ट डीमन स्लेयर एक किमुसे नहीं आया इन्फिनिटी कैसल आर्क। तो लास्ट पार्ट में हम देखते हैं तानजीरो एंड ग्यू इन्फिनिटी कैसल आर्क में भाग रहे होते हैं कि तभी पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क हिलने लगता है। ग्यू तानजीरो से कहता है कि सतर्क हो जाओ, कुछ बहुत ही ताकतवर हमारी तरफ बढ़ रहा है, और फिर तभी सीलिंग को चीरते हुए एंट्री होती है द अपर मून 3 अकाजा की, और इधर से फाइट स्टार्ट होती है अकाजा वर्सेस तानजीरो एंड ग्यू की। अकाजा तानजीरो को देख के कहता है लॉन्ग टाइम नो सी तानजीरो, तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम जैसा वीक इंसान भी इतनी देर तक जिंदा हो सकता है। तानजीरो अकाजा को देख के जोर से चिल्लाता है अकाजा, और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कहीं पे मुजान ने अपने आप को बॉल की शेप में कवर कर लिया है और वो धीरे धीरे करके लेडी तमाया को उस बॉल के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, और उस चीज की वजह से लेडी तमाया को इतनी ज्यादा दर्द होता है कि वो मदद की भीख मांगने लगती है। फिर हम देखते हैं कगाया की बेटी कुनाई को, जो कि इन्फिनिटी कैसल आर्क की आउटलाइन को ड्रॉ कर रही होती है। सडनली उसे अपने फैमिली मेंबर्स की याद आने लगती है जो कि अभी भी मारी गई है, तो वो रोने लगती है, लेकिन उसका भाई किरिया कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है रोने का और प्लीज अपने हाथों को मत रोको, जिसकी वजह से कुनाई अपने आंसुओं को रोकती है और फिर से आउटलाइनिंग को ड्रॉ करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंजन उजुई और रेनगोकू के फादर सुनजीरो कि उबियाशी की मेंशन को गार्ड कर रहे थे, और कोई डीमन उधर पे हमला कर दे तो वो दोनों उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि वो पहले हाशिरास रह चुके हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि किरिया कितना ज्यादा मैच्योर है, कितनी छोटी सी उम्र में, जो कि उसकी फैमिली अपनी डेथ हो गई है, लेकिन वो फिर भी बिना इमोशनल भी अपने काम पे फोकस कर रहा है। और फिर रेनगोकू के फादर कहते हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ना जाने कितने सारे डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं बस आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं उरोकिडाकी को, जो कि नाजुको के सर पे पट्टी रख रहे होते हैं, क्योंकि नाजुको की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। वो इसलिए क्योंकि लेडी तमाया की मेडिसिन की वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो रही होती है और ह्यूमन बन रही होती है। फिर साकुंजी उरोकिडाकी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि आज जो फाइट होने वाली है वही तय करेगी आगे डीमन स्लेयर हिस्ट्री में क्या होगा, और आज वो इतने एपिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए जिंदा है। उरोकिडाकी जब तानजीरो से पहली बार मिले थे तो उन्हें ऐसा कुछ फील हो रहा था कि डीमन स्लेयर हिस्ट्री में कुछ तो भी चेंजेस होने वाले हैं। और फिर उरोकिडाकी तानजीरो एंड नेजुको से कहते हैं कि आज बिल्कुल भी हार मत मानना। फिर हम देखते हैं कि अकाजा ने तानजीरो के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन तानजीरो उसे डॉज करके अकाजा के पीछे जाके हिनोकामी कागरा से उसका हाथ काट देता है, लेकिन अकाजा भी अपर डीमन है, वो तुरंत से अपने हाथ को रीजनरेट करता है और तानजीरो के ऊपर पंच मारने वाला रहता है, लेकिन तानजीरो उसे क्लियरली ही डॉज कर पाता है अपने सन ब्रीथिंग फेक रैम्बो को यूज करके। अकाजा ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके इतने पावरफुल अटैक को भी उसने डॉज कर लिया, और ना कि डॉज किया उसके चेहरे पे एक कट भी मार देता है। और वहीं खड़ा ग्यू तानजीरो को इन पावरफुल अटैक को देख के शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि जब वो तानजीरो से पहली बार मिला था तो तानजीरो कितना ज्यादा वीक था, और अब तानजीरो की फाइट देख के ग्यू बता सकता है कि तानजीरो एक हाशिरा लेवल पर है। फिर अकाजा को रेनगोकू की बात याद आती है कि रेनगोकू ने अकाजा से कहा था कि तानजीरो बिल्कुल भी वीक नहीं है, और अकाजा तानजीरो को देख के समझ जाता है कि तानजीरो बिल्कुल भी वीक नहीं है। लेकिन जो भी हो, अकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करता है टेक्निक डेवलपमेंट, और फिर ग्यू अकाजा पे अटैक करता है अपने वाटर ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस को, और उसे कंफ्यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। अकाजा ये देख के समझ जाता है कि एक वाटर हाशिरा है, और कहता है कि आज से 50 सालों में उसने कभी भी किसी वाटर हाशिरा से फाइट नहीं करी है, और फिर वो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है डिस्ट्रक्टिव डेथ को, लेकिन ग्यू उसे अपने वाटर ब्रीथिंग के 11th फॉर्म डेड क्लैम से इजीली डॉज कर लेता है। अकाजा ग्यू के वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म को देख के काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, और देखता भी कैसे, ग्यू ने इस वाटर ब्रीथिंग को खुद ही इन्वेंट किया था। फिर तानजीरो अकाजा के ऊपर हिनोकामी कागरा से हमला करता है, लेकिन अकाजा उसे इजीली डॉज कर लेता है, और ना कि डॉज करता है, तानजीरो की गर्दन बस काटने ही वाला रहता है। ग्यू अकाजा का हाथ काट के तानजीरो को बचा लेता है, और अकाजा उसे फिर से रीजनरेट कर लेता है, और फिर तानजीरो एंड ग्यू दोनों मिलकर अकाजा के ऊपर साथ में हमला करने लगते हैं। अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ टाइप्लेक्स से तानजीरो के ऊपर हमला करता है। तानजीरो उसे अपनी शॉट से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अकाजा का अटैक हिट हो जाता है और उसके नाक से खून
खून निकलने लगता है। भले ही तांजीरो पिछले कुछ समय में कितना भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन ग्यू के पास तांजीरो से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए ग्यू काफी ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग था अकाजा के अगेंस्ट में। अकाजा ग्यू की पावरफुल मूवमेंट्स और अटैक को देख के ग्यू का नाम पूछता है, जैसा कि वो अपने हर अपोनेंट के साथ करता था। लेकिन अपना ग्यू भी बेस्ट तरीके से बोलता है कि उसे डीमन से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर तभी अकाजा ग्यू के ऊपर अटैक करता है एक्सप्लोसिव फ्लूरी अपने पैरों से, और वो लेग जैसे ही अकाजा को हिट करता है, अकाजा कई सारे दीवारें तोड़ते हुए इन्फिनिटी कैसल आर्क के दूसरे हिस्से में चला जाता है। ये देख के तांजीरो चिल्लाते हुए कहता है ग्यू सान, तो अकाजा कहता है अच्छा तो इसका नाम ग्यू है। फिर अकाजा तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है और तांजीरो उसके अगेंस्ट में यूज करता है बर्निंग बॉन्ड समरसेट। लेकिन अकाजा का पावरफुल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तांजीरो को एक दीवार में फेंक देता है, जिसके बाद अकाजा कहता है कि तुम काफी कम समय में काफी ज्यादा ताकतवर हो गए, जो कि सच में काबिले तारीफ है। इसके बाद अकाजा रेनगोकू की बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर उस दिन रेनगोकू ने मेरी बात मान ली होती तो आज वो एक डीमन बन जाता और उसका एक कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता। लेकिन उस बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ। ये सुनते ही तांजीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अकाजा कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, मैं अपने अपोनेंट की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मेरा अपोनेंट कमजोर है तो उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। और फिर इधर पे अकाजा कहता है कि मुझे कमजोर लोगों से सख्त नफरत है, मैं बस चाहता हूँ कि कमजोरी इस दुनिया में ना रहे। इस पर तांजीरो कहता है कि जो लोग आज वीक है वही तो आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनोगे, और तुम भी डीमन की पावर से पहले काफी ज्यादा वीक हो गए, तभी तो तुमने इन डीमंस की पावर को एक्सेप्ट किया है। फिर तांजीरो कहता है कि कैसे एक रीबॉर्न बेबी भी काफी ज्यादा कमजोर होता है लेकिन वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि रीबॉर्न बेबी को भी मार दिया जाए। और देखा जाए तो ये एक नेचर का ही लॉ है, जो बंदा स्ट्रॉन्ग होता है उसे वीक लोगों की मदद करनी चाहिए। तांजीरो ये सब कह रहा था और अकाजा को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अकाजा ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे तांजीरो की बात पे गुस्सा आ क्यों रहा है, जबकि तांजीरो तो एक स्ट्रॉन्ग और वर्थित अपोनेंट है, तो वो इससे इतना चिढ़ क्यों रहा है। और फिर तभी अकाजा के पीछे से अकाजा के कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है कि वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है अकाजा। इस पर अकाजा अपने पीछे खड़े पर्सन को पंच कर देता है और वो पीछे देखता है तो पीछे कोई होता ही नहीं है। तांजीरो ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अकाजा ने अभी हवे में पंच किसको मारने के लिए किया। फिर अकाजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो। फिर अकाजा तांजीरो पे अपना 1000+ हमला कर देता है, जिस अटैक से पूरी जमीन बिखर जाती है। तांजीरो अकाजा की पावरफुल अटैक देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि तभी अकाजा तांजीरो पे लेग मार देता है। और अकाजा के पावरफुल अटैक्स को देखने के बाद तांजीरो बस ये सोचता है कि अकाजा से वो थोड़ी बहुत दूरी बना के रखे, क्योंकि एक भी अटैक अकाजा का सही जगह लैंड हो गया तो तांजीरो आगे लड़ नहीं पाएगा। फिर तांजीरो अकाजा की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अकाजा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। फिर तांजीरो अपना सोलर हिट हैज अटैक अकाजा पे कर देता है, जिससे लगभग अकाजा की आधी गर्दन कट जाती है। अकाजा इस अटैक को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इस दौरान अकाजा को तांजीरो की तलवार दिखी ही नहीं थी। फिर हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो कि बेसिकली प्रे कर रहा था तांजीरो और सारे डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स के लिए। आज का बैटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हमें बताया जाता है कि रेनगोकू के छोटे भाई ने तांजीरो के लिए एक लेटर भेजा है कौवों की मदद से, तो बेसिकली उसमें सन ब्रीथिंग के कुछ सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो कौवा तांजीरो को वो लेटर दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी बैटल चल रही थी तांजीरो की अकाजा के साथ। और तभी हम देखते हैं कि अकाजा ने तांजीरो की तलवार को पकड़ लिया है, ये सोचते हुए कि अब वो ये तांजीरो की तलवार को तोड़ देगा। तांजीरो इस चीज से इतना ज्यादा घबराहट में आ जाता है कि वो अपना हेडबट मार देता है उसके अकाजा के सर पे, जिसकी वजह से अकाजा को तो कुछ भी नहीं होता है। और तांजीरो अकाजा को एक किक भी मारता है, लेकिन अकाजा तलवार को नहीं छोड़ता है, और अकाजा तलवार को बस तोड़ने ही वाला रहता है कि वहां पे ग्यू आ जाता है और अकाजा के दोनों हाथ को काट के तांजीरो की तलवार को बचा लेता है। और फिर ग्यू कहता है कि अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और वो अब सीरियसली फाइट करेगा। ग्यू को देख के तांजीरो थोड़ा खुश हो जाता है और थोड़ा रियली फील करता है। फिर हम देखते हैं ग्यू और अकाजा का एपिक फेस ऑफ, जहाँ पे वो दोनों बैटल के दौरान एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अकाजा ग्यू से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे सामने वाला बिना लड़ाई के मकसद से तलवारों को घुमाए, इसलिए मैं उस अपोनेंट को जल्दी खत्म कर देता हूँ। और एक तरफ तुम हो जिसको मैं मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतने ताकतवर हो कि मैं उसे चाह के भी नहीं मार पा रहा हूँ। मैंने पहली बार इतने ताकतवर अपोनेंट को फेस किया है और इसलिए मुझे अब लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर अकाजा समझ जाता है कि ग्यू के सेंसेस और मूवमेंट पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। फिर अकाजा कहता है कि जब मारने और मरने की लड़ाई होती है तभी इंसान की असली पावर पता चलती है। और फिर तभी ग्यू अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर देता है। और फिर ग्यू अकाजा पे हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और अकाजा पे हमला करने वाला रहता है। अकाजा उसे एक पंच मार देता है, ग्यू उसे आसानी से डॉज कर लेता है और नीचे झुक के अकाजा को मारने ही वाला रहता है कि अकाजा भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अकाजा ये समझ जाता है कि अब वो ग्यू के साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो गया है। फिर ग्यू अपना वाटर ब्रीथिंग ऑफ फोर्थ फॉर्म स्ट्राइक टाइड यूज करता है, जिससे अकाजा का हाथ काट देता है, लेकिन अकाजा भी ग्यू को एक पंच मार देता है। वहीं पे तांजीरो, जो कि दूर से इस फाइट को देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि ग्यू कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अकाजा भी किसी से कम नहीं है। अकाजा भी अपनी रियल पावर को दिखा रहा है और अब उसकी स्पीड और मूवमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट हो गए, और अगर नहीं भी हुए तो भी स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमन ही जीतेगा। फिर तांजीरो घबराते हुए सोचता है कि ये तो फाइनल फाइट है भी नहीं, इसके बाद हमें मुजान से भी लड़ना है। तांजीरो का दिमाग काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वो खुद को काम डाउन करता है और कुछ सोचने लगता है। और फिर वो सोचता है कि जब अकाजा रेनगोकू की डिसरिस्पेक्ट कर रहा था तो वो कुछ बैटल स्पिरिट के बारे में बात कर रहा था,
था और ऐसा कुछ उसे इनोस्के ने भी बताया था। फिर उसे याद आता है इनोस्के और उसके बीच में हुई बातें। इनोस्के उसे बता रहा था कि बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। इनोस्के उसे बताता है कि उसके ऊपर कोई मारने के मकसद से हमला करने वाला रहता है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उसके ऊपर मारने के मकसद से हमला करना है तो उसे पहले ही उसकी प्रेजेंस को फील कर पाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और इसी चीज की वजह से उसे पता चल गया था कि ग्योतारो उसके ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन अगर कोई बंदा उसे बिना मारने के मकसद से उसके ऊपर हमला करे तो इनोस्के को पता करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी चीज का वो एक और एग्जांपल देते हुए कहता है कि जब बटरफ्लाई मेंशन में मैं एक जगह पे बैठा था तो उसके पीछे एक बूढ़ी दादी आके बैठ जाती है और उसके कुछ देर बैठे रहने पे भी इनोस्के को नहीं पता चलता कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। अगर वो दादी मुझे मारने की मकसद से काफी दूर से भी देखती तो मुझे काफी आसानी से पता चल जाता कि कोई मुझे मारने वाला है। और इस चीज से तांजीरो को एक आइडिया मिल जाता है कि वो अकाजा के अगेंस्ट में क्या यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं ग्यू और अकाजा की फाइट चल रही होती है तो तांजीरो को एक मौका मिलता है अकाजा के ऊपर अटैक करने का और तांजीरो अकाजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अकाजा उसे इजीली पकड़ लेता है और तांजीरो पे हंसते हुए एक अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो लगभग ही बचता है। और उस अटैक की वजह से तांजीरो समझ जाता है कि उसकी गलती किधर पे हो रही है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जिसमें तांजीरो के पापा तांजीरो दिखाए जाते हैं। तांजीरो कहता है कि मैंने मेरे पापा को कभी भी डिप्रेस या गुस्से में नहीं देखा है, मैंने उनके फेस पे एक छोटी सी मुस्कान और उन्हें हमेशा शांति ही देखा है। तांजीरो जब बच्चा था वो अपने डैड से पूछता है कि जब आप हिनोकागरी डांस को परफॉर्म करते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि तांजीरो बच्चा होने के बाद भी ये समझता था कि इस डांस को परफॉर्म करना आसान बात नहीं है, क्योंकि इस डांस को परफॉर्म पूरे रात तक करना रहता है। और उस टाइम पे तांजीरो के डैड तांजीरो काफी ज्यादा बीमार भी हो गए थे, तो तांजीरो अपने डैड से बोलता है कि अगले साल क्या वो इस डांस को परफॉर्म कर सकता है। तांजीरो के डैड खुद की चिंता करने के लिए तांजीरो को थैंक यू भी कहते हैं और बताते हैं कि इस डांस को वो हर साल परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो आज तक कभी भी नहीं थके। इस डांस को बिना रुके 10 से 12 घंटे तक परफॉर्म करना होता है। तांजीरो के डैड बताते हैं कि जब उनको ये बीमारी नहीं भी थी तब वो ये डांस को परफॉर्म करते थे तो काफी ज्यादा थक जाते थे, तब उन्होंने नोटिस किया और इस डांस में थोड़े बहुत मॉडिफाई किए और इस डांस में जितने भी बेकार के और फालतू के मूवमेंट्स थे उन्हें हटा दिया। अब तांजीरो के डैड बिना थके इस डांस को 10 से 12 घंटा इजीली परफॉर्म करना काफी ज्यादा आसान हो गया था। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वो डांस में से सारी भी अननेसेसरी चीजों को हटा दे तो उनके लिए ये परफॉर्म करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और केवल डांस में नहीं, आप जो भी कर रहे हो उसमें से फालतू की चीजें और अननेसेसरी चीजों को हटा दो तो कोई भी काम करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। फिर हमें तांजीरो के फादर के डेथ के कुछ टाइम पहले का सीन बताया जाता है जिसमें तांजीरो के पापा सो रहे होते हैं जिनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, तो वो एक दिन तांजीरो को नींद से उठाते हैं और कहते हैं मेरे साथ पहाड़ों में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और थोड़ी दूर ही जाने के बाद उनका सामना होता है एक बहुत ही बड़े बियर से, जो कि प्रैक्टिकली काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। तांजीरो इतने बड़े जानवर को देख के डर जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तांजीरो के डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेके उस भालू के सामने खड़े थे और कह रहे थे कि इस भालू ने काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है और ये अब हमारे शहर में भी घुस गया है, तो मैं मेरी फैमिली को नुकसान नहीं होने दूंगा। और वो भालू तांजीरो के डैड के ऊपर काफी जोर से घुर्राता है और तांजीरो के डैड के ऊपर हमला करने के लिए एक भी कदम बढ़ाता कि उतने ही टाइम में तांजीरो के डैड मक्खन की तरह उस भालू का गला काट देते हैं। और क्योंकि तांजीरो की बचपन से ही स्मेल करने की पावर काफी ज्यादा अच्छी थी तो वो समझ जाता है कि तांजीरो के डैड ने एक भी नेसेसरी चीजें उस भालू को मारने के टाइम नहीं करी और उस भालू को मारने के टाइम तांजीरो के डैड का मकसद भी नहीं था कि उस भालू को मारने का है। सिंपल सी बात में तो तांजीरो के डैड ने उस भालू को मारने के इंटेंशन से उसके ऊपर हमला करा ही नहीं था। और जब तांजीरो के डैड उस भालू के ऊपर हमला करने वाले थे तब उनके मूवमेंट्स के बारे में उनको जरा सा भी पता ही नहीं चला। उनके मूवमेंट्स इतने शांत थे जैसे कि पेड़ पौधे पत्तों जैसे। इसके बाद तांजीरो के डैड तांजीरो से कहते हैं क्या तुमने वो देखा? जिसके बाद तांजीरो कहता है कि मैंने सब कुछ देखा। जिसके बाद तांजीरो भागते हुए जाता है और अपने डैड को गले लगा लेता है। फिर वो दोनों उधर पे बैठ के उस भालू की आत्मा के लिए प्रे करते हैं। और फिर तांजीरो के डैड तांजीरो से कहते हैं कि आज जो तुमने देखा सीखा उसको जिंदगी भर मत भूलना। जिसके बाद तांजीरो समझ जाता है कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अकाजा ने तांजीरो की तलवार को पकड़ रखा है और उसके ऊपर एक पंच हिट कर देता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था तो जरा से भी तांजीरो के कांटेक्ट में आता तो तांजीरो की वहीं पे मौत हो जाती। लेकिन उस टाइम पे तांजीरो ने दूसरी बार ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस किया था। इसके बाद तांजीरो अकाजा की सारी मसल्स और उसके ब्रेन्स को भी देख पा रहा था, जिसकी वजह से तांजीरो अकाजा की मूवमेंट्स को आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएगा। और फिर वो अपनी इनोस्के और अपने फादर की बात को मर्ज कर देता है और ये सोचता है कि वो बिना मारने की मकसद और उम्मीद से अकाजा का सर धड़ से अलग कर देगा। और अब अकाजा ग्यू पर भारी पड़ने लगा है क्योंकि उसने ग्यू के सारे भी वाटर ब्रीथिंग को समझ लिया है और उसकी मूवमेंट को भी समझ लिया है। ग्यू का स्टैमिना भी कम होने लगा है, इसलिए अकाजा सोचता है कि अब वो ग्यू को मार देगा। और ग्यू का स्टैमिना कम होने की वजह से ग्यू ज्यादा तक बैटल में टिक भी नहीं पाएगा। तांजीरो ये सब चीज को दूर से बड़ी गौर से देख रहा था क्योंकि अब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि अकाजा ने ग्यू की तलवार को तोड़ दिया है और कहता है तुम मुझे काफी ज्यादा एंटरटेन कर चुके, अब तुम्हारा वक्त आ गया है मरने का। और फिर ग्यू के पेट पे पंच कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह अटैक ग्यू को हिट करता उससे पहले ही तांजीरो ने अकाजा के हाथ को पूरा काट दिया है। अकाजा ये देख के समझ जाता है कि तांजीरो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया है और उसकी प्रेजेंस को भी फील कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है। फिर अकाजा अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है टेक्निक डेवलपमेंट ब्लू
सिल्वर कैरोटिक आफ्टर ग्लो। इसको रोकने के लिए ग्यू डेड काम का यूज करता है, लेकिन अकाजा का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने डेड काम से भी इस अटैक को नैलिफाई नहीं कर पाता है और उस अटैक से अकाजा ग्यू को एक दीवार में फेंक देता है। अकाजा कहता है कि तुम भी रेनगोकू की तरह काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम में कुछ अलग बात है, तो तुम रेनगोकू की तरह मारे मत जाओ, तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो और एक डीमन बन जाओ। लेकिन अकाजा को ये लग रहा था कि तानजीरो मर चुका है उसके अटैक की वजह से, लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि तानजीरो अकाजा के पीछे ही खड़ा है और अकाजा को तानजीरो की प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी। अकाजा इस बात से बेखबर था कि तानजीरो जस्ट उसके पीछे ही खड़ा है। ग्यू मन ही मन सोचता है कि अभी अकाजा का ध्यान मेरी तरफ है तो तानजीरो के पास बढ़िया मौका है अकाजा की गर्दन काटने का। तभी तानजीरो जोर से चिल्लाता है, अकाजा मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर अकाजा तानजीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन तानजीरो उसे इजीली डॉज कर लेता है। फिर अकाजा को फील होता है कि उसे तानजीरो की बैटल स्पिरिट दिख ही नहीं रही है, जैसे कि बैटल स्पिरिट गायब हो गई है और इस वजह से वो तानजीरो की मूवमेंट्स को भी पता नहीं कर पा रहा था और उसकी प्रेजेंस को भी फील नहीं कर पा रहा था। और इससे पहले अकाजा को समझ पाता, तानजीरो अपना सन ब्रीथिंग का अटैक यूज करता है, सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन। और इस अटैक से अकाजा की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ग्यू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऑब्वियसली यार अभी तानजीरो ने अकाजा अपर मून डीमन का गला धड़ से अलग कर दिया है। अकाजा की गर्दन कटने के बाद भी वो यही सोच रहा था कि आखिर तानजीरो की बैटल स्पिरिट चली कहाँ गई थी। और लास्ट के कुछ मोमेंट में जब वो तानजीरो से फाइट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी पेड़ पौधे से फाइट कर रहा है, क्योंकि तानजीरो की भी बैटल स्पिरिट तानजीरो की डैड की तरह स्मूथ और काम हो गई। अकाजा ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि तानजीरो ने सेल्फलेस स्टेट को मास्टर कर लिया है, जो कि अकाजा भी शुरुआत से उसे मास्टर करना चाहता था। अकाजा अपने कटे हुए सर को गिरने नहीं देता है, वो अपनी गर्दन से जोड़ता है ताकि उसके सर को रीजनरेट कर पाए वो, लेकिन ये वन ऑफ द वन चांस था। इस वजह से ग्यू अपनी टूटी हुई तलवार को अकाजा के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से अकाजा की पकड़ से उसका सर छूट जाता है। और जब अकाजा का सर अकाजा की पकड़ से छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है तो उसका सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ये देख के तानजीरो और ग्यू की सांसों में सांस आती है और वो थोड़ा रियली फील करते हैं कि फाइनली अकाजा के साथ बैटल खत्म हो गया। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ, क्योंकि भले ही अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट हो रहा है लेकिन उसकी बॉडी अभी भी मूव कर रही है। फिर अचानक से उसकी बॉडी ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट कर लेती है। ग्यू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तानजीरो इस चीज को देख पाता कि अकाजा की बॉडी तानजीरो पे हमला कर देती है और उसे एक किक मार देती है और उस अटैक से तानजीरो एक दीवार में जाके टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। ग्यू तानजीरो को बचाने के लिए अकाजा के ऊपर हमला करता है, वाटर ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म स्ट्राइक टाइड, लेकिन अकाजा के ऊपर आई कट अब पहले से भी जल्दी हील हो जा रहे हैं और ये देख के ग्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अकाजा तानजीरो को मारने के लिए तानजीरो की तरफ बढ़ता है तो ग्यू बोलता है कि तुम्हें तानजीरो को मारने से पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि अब ग्यू नहीं चाहता कि उसके फैमिली मेंबर का कोई भी इंसान मरे। और ये सुन के अकाजा को किसी की याद आती है कि वो इंसान अकाजा से कहता है कि तलवार तो हमारे दिलों में है, जिस चीज से हम फाइट करते हैं वो है हमारे हाथ, लेकिन इस चीज से भी अकाजा को कुछ याद नहीं आता और फिर अकाजा ग्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो पीछे से एक 16 साल की लड़की अकाजा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब बस हाकुजी बहुत हो गया, अब ये सब बंद करने का समय आ चुका है। ग्यू ये देख के काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है कि अकाजा की बॉडी उसके तरफ बढ़ रही है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ग्यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और जो चीज उसे अभी तक खड़ा रख रही है वो है उसकी ब्रीथिंग। वो सोचता है कि अकाजा से वो लड़ेगा कैसे, लेकिन चाहे जो भी हो जाए अब वो तानजीरो को मरने नहीं दे सकता। अकाजा ग्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़की पीछे से वापस से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाकुजी अब रुक जाओ। अकाजा कहता है कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें, जिस पर वो लड़की कहती है कि अब टाइम आ गया है आफ्टर लाइफ में जाने का। जिस पर अकाजा कहता है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे उन दोनों को मारना है। जिस पे वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्यों उन दोनों को मारना है, जिसके बाद अकाजा कहता है कि मैं उन दोनों को मार के स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिस पे वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जिस पर अकाजा कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो मैं मेरे डैड के लिए मेडिसिन लेके जा पाऊंगा। और इस पैनल के बाद हमें दिखाई जाती है सबसे सैडेस्ट स्टोरी, जो की होती है अकाजा की। और ये स्टोरी इतनी ज्यादा सैडेस्ट है कि पूरे डीमन स्लेयर की सैडेस्ट स्टोरी बताई जाती है, अकाजा बैक स्टोरी। वैसे तो मैं वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा कम रखता हूँ, 10 से 12 मिनट, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और क्योंकि ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो गई तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को अकाजा की बैक स्टोरी दूसरे पार्ट में कवर करनी पड़ेगी। आई नो कि आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो उस वीडियो को देखने के लिए, अकाजा की बैक स्टोरी को देखने के लिए, तो यार मैं उस वीडियो को जल्दी ही अपलोड करने की ट्राई करूंगा, यानी कि कोशिश करूंगा। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो मैं जा रहा हूं अकाजा की बैक स्टोरी को रिकॉर्ड करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल एंड बाय बाय।